अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के हवाले से, तो सॉरी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से, और उसकी डिस्चार्ज ट्यूब की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ ली थी। आज आगे चलेंगे और इसी चैप्टर का जो हमारा अगला टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में है, सॉरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। अच्छा, प्रोटॉन की डिस्कवरी कब हुई? इन द ईयर 1886 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बेटा डिस्कवर किया है, और इन्हीं से ही हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को रिलेट करते हैं, और इन्हीं की वजह से हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब इन्होंने कैसे डिस्कवर किया इस चीज को? तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने बिल्कुल वैसे ही कराया बेटा, जैसा डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पढ़ चुके हैं। तो वैसे ही सेम एक्सपेरिमेंट था, और सेम एपरेटस था, सारी चीजें, सारे पैरामीटर, सब कुछ तकरीबन सेम ही था। बस एक पैरामीटर में थोड़ा सा फर्क था। अच्छा, कौन सी चीज? सब कुछ वही है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, फर्क है सिर्फ कैथोड में। यहाँ इन्होंने कैथोड जो इस्तेमाल किया था वो परफोरेटेड इस्तेमाल किया। परफोरेटेड कहते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जिसमें होल्स हों। और कैथोड के पीछे इन्होंने एक काम ये किया था कि एक सॉलिड कंपाउंड लगाया था, मतलब सॉलिड कंपाउंड जिसे कह सकते हैं, पाउडर फॉर्म में लगा दिया था, चिपका दिया था, और उस कंपाउंड का नाम था जिंक सल्फाइड। बस ये दो चीजें कुछ इसमें अलग हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, बाकी सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अगर पुराना रिकॉल करूं तो भाई इसमें हाई वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। ठीक है ना? बैटरी हाई वोल्टेज सोर्स की होनी चाहिए, कितनी? 10,000 वोल्ट। और गैस का जो प्रेशर था वो 0.1 से लेकर 0.01 नैनोमीटर तक होना चाहिए। ये पैरामीटर है, प्रोसेस पैरामीटर। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बात वैसे भी पता ही है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये जो हमारे पास मतलब कैथोड थी, कैथोड से इलेक्ट्रॉन चले थे, और ये ट्रेवल करके पहुंचे थे कहाँ पर? कैथोड प्लेट पर। अच्छा, कैथोड प्लेट की अगर जरा थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी आपको बता दूं, तो इसके अंदर होल्स थे इस तरीके से। अच्छा, ये किस तरह के होल्स होते हैं? आप लोगों ने वॉश बेसिन देखा होगा, तो वॉश बेसिन की जाली लगी हुई होती है नीचे, जहाँ से पानी ड्रेन हो रहा होता है ना, वहां पर एक जाली लगी हुई होती है। अगर उस जाली पे कभी गौर करो, वैसे तो कभी नहीं किया होगा, लेकिन अगर कभी गौर करो तो उसमें जो होल्स होते हैं ना जाली में, वो होल्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब सर, इस बात का क्या मतलब है, ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब उन होल्स का जो साइज होता है ना सबका, वो सेम होता है। और सबके दरमियान, एक होल से दूसरे होल के दरमियान का जो फासला होता है वो भी सेम होता है। तो यहाँ पर भी जब कैथोड प्लेट इन्होंने बनाई तो वो कुछ इसी तरह की बनाई कि उसमें इन्होंने होल्स कर दिए, और होल्स को इन्होंने कोशिश किया कि जितना हो सकता है उतना रेगुलर पैटर्न में रखें, यानी कि सेम साइज रखें,
एक दूसरे से बराबर फासले पर रखिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बेटा यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब होता क्या जी है कि सर। भाई जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन कहाँ जमा हुए भाई? कैथोड प्लेट पे जमा हुए। अब यहाँ से कैथोड रेज निकलती हैं, आपको पता है, और वो करती हैं ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड। अच्छा, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छे तरह से कि इन कैथोड रेज को कैथोड प्लेट से एनोड प्लेट की तरफ ले जाने में गैस के एटम जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन या पुल का किरदार अदा करते हैं। अच्छा, जब ये कैथोड रेज यहाँ पर से ट्रेवल कर रही होती है तो रास्ते में गैस के एटम्स भी होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझना। मिसाल के तौर पे मेरे सामने यहाँ एक टेनिस बॉल रखी है, टेनिस बॉल, टेप बॉल, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, और इस टेनिस बॉल पर मैं एक फुटबॉल से बहुत तेज शूट कर दूं, तेज शूट कर दूं, क्या होगा आपके हिसाब से? सर वो जो फुटबॉल होगी वो टेनिस बॉल को अपनी जगह से हटा। टेनिस बॉल को उसकी जगह से हटा देगी, कहीं भी एक्स वाई जी प्लेस पर रिप्लेस कर देगी सर, मतलब मूव करवा देगी, क्योंकि ये जब इतनी फोर्स से आकर टेनिस बॉल से टकराएगी तो टेनिस बॉल अपनी जगह पे रुक नहीं पाएगी, इसको मूव करना ही पड़ेगा, बेचारे के पास मजबूरी हो जाएगी, ये मूव ही करेगा। सही भाई? तो ये तो कहानी थी टेनिस बॉल की। अच्छा, जब ये कैथोड रेज यहाँ से निकलते हैं ना, चलते हैं, तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि एक कैथोड रे में कोई एक ही इलेक्ट्रॉन है, बल्कि एक एक कैथोड रे में हजारों की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि एक कैथोड रे का वजन ज्यादा होगा या एक इलेक्ट्रॉन का वजन ज्यादा होगा? किसका वजन ज्यादा होगा? रे का वजन ज्यादा होगा। रे का वजन ज्यादा होगा, क्योंकि एक रे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। तो एक रे के इलेक्ट्रॉन्स की जो ये कसीर तादाद है, ये कसीर तादाद ही की वजह से जो है ना, ये रे जो है इतनी, मतलब एक कसीर तादाद है रे में इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसी वजह से एक रे का वजन ज्यादा होगा। अब ये जो रे है ये कैथोड से एनोड की तरफ जब मूव करती है तो बहुत तेज स्पीड में मूव करती है, बहुत बहुत तेज स्पीड, क्योंकि इतना ज्यादा हाई वोल्टेज इस पर जो अप्लाई हुआ हुआ है। अब सोचो, ये तेज मूव करती हुई रे जा रही है और रास्ते में किसी गैस के एटम का इलेक्ट्रॉन आ गया, तो आपके हिसाब से ये वाली जो एग्जांपल मैंने दी थी फुटबॉल और टेनिस बॉल वाली, कुछ ऐसा हो जाएगा? मान लो कैथोड रे में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका वजन बहुत ज्यादा होगा फुटबॉल की तरह, और ये बहुत तेज भी मूव कर रही होगी फुटबॉल की तरह, और एक बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे टेनिस बॉल की तरह है, जो उससे बहुत तेज मूव करती हुई, बहुत तेज स्पीड में मूव करती हुई फुटबॉल आकर टकरा गई है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी जगह से भटक जाएगा, आगे पीछे मूव कर जाएगा। सही है ना? क्या एग्जाम्पल समझ में आ रही है? जी यस सर। सर। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम में से बाहर निकल गया, और इधर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एटम में से बाहर निकलकर कैथोड रे का हिस्सा बन जाते हैं इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा, और ये कैथोड रे अल्टीमेटली ट्रेवल कर जाती है कहाँ पर? एनोड की तरफ। ठीक है ना, कहाँ ट्रेवल कर जाती है भाई? ये एनोड की तरफ कर जाती है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी डिस्चार्ज ट्यूब में जो मैंने गैस रखी हुई है वो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है।
स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को हम रेडिएशन पास करें कुछ ऐसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन आकर टकराए, इसकी वजह से क्या हो कि ये रेडिएशन इतनी भारी है कि भारी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को उसकी जगह से भटका देंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के भटकने के बाद शेल तो खत्म हो गया। अब क्या रह गया? अब रह गया सर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। क्या रह गया बेटा? सिर्फ और सिर्फ सर प्रोटॉन रह गया। अब प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो इस एटम में है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम में एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी हमने बाहर निकाल दिया। अब मैं हाइड्रोजन के एटम को ऐसे लिख सकता हूँ, एच पॉजिटिव। बोलो बेटा। लिख सकते हैं। सर। ठीक है, जी सर। तो असल में जो पॉजिटिव रेज है ना, जो हमने यहाँ लिखा है पॉजिटिव रेज, तो पॉजिटिव रेज हमने लिखा ही इसकी वजह से कि किसी भी एटम के जो चार्ज आइंस होते हैं ना, चार्ज आइंस, याद रखना पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज एटम तब हासिल करता है जब वो लॉस करे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि इन रेडिएशन से, इन कैथोड रेज ने इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से हटा दिया। इसकी वजह से ये रेडिएशन मान लो यहाँ से पास हो गई आगे और जाकर कैथोड एनोड पर टकरा गई। इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, देखो कैथोड एनोड की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी? क्योंकि हमने कल भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो दैट्स वाई एनोड जो है वो कैथोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब सोचो, कैथोड पर है नेगेटिव चार्ज और यहाँ प्रोड्यूस हो गए हैं पॉजिटिव आइंस, तो ये कैथोड जो है ये पॉजिटिव आइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। अब पता नहीं कितने यहाँ पर गैस के एटम्स हैं, तो सब के सब इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल होकर यहाँ पर टुवर्ड्स इस परफोरेटेड कैथोड पर आए। अब कैथोड में कुछ जो प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस थे वो इधर इधर सर्कल्स के बीच में टकरा गए। कुछ इक्का दुक्का पार्टिकल्स तो ऐसे होंगे ना बेटा जो इन होल्स में से पास हो जाए, क्या लगता है? तो कुछ तो ऐसे पार्टिकल होंगे भाई जो इन होल्स में से पास हो गए। तो अब यहाँ से कुछ पार्टिकल जो होल में से पास हो गए, ये होल में से पास होकर गए और जाकर पीछे टकराए जिंक सल्फाइड कंपाउंड से, जो हमने पीछे चिपकाया हुआ था। अब जिंक सल्फाइड से टकराने की वजह से क्या हुआ? जिंक सल्फाइड के टकराने की वजह से हुआ ये कि जिंक सल्फाइड जो है ना, जिंक सल्फाइड जो है वो एक कलर सेंसिटिव कंपाउंड है। कलर सेंसिटिव तो नहीं कहूंगा, इसको कहूंगा इसको कहूंगा चार्ज सेंसिटिव। क्यों चार्ज सेंसिटिव कह रहा हूँ बेटा? जिंक सल्फाइड का जो ओरिजिनल कलर होता है ना, वो
येलोइश ऑरेंज होता है या ऑरेंजिश येलो। और जब इस पे पॉजिटिव जिंक सल्फाइड पर पॉजिटिव चार्ज आकर टकराता है ना, तो ये जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है तो ये जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है, इसका कलर बदल जाता है बेटा, रेडिश ग्रीनिश येलोइश ऑरेंज कलर से इसका कलर बदल के हो जाता है रेडिश ऑरेंज, यानी रेड कलर आ जाता है। अब रेड कलर आने से हमें ये इंडिकेशन मिल गई कि जो भी कंपाउंड है ये न्यूट्रल स्पीशीज। थोड़ी बहुत स्मेल तो होती है, ऐसा नहीं है कि अब ये जो जिंक सल्फाइड कंपाउंड है ये जाकर हिट करेगा, इस जिंक सल्फाइड कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्जेस ने आकर हिट किया, और अल्टीमेटली इस तरीके से हमें पता चला कि भाई यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलेंगे। ले लिया? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज या फिर इनका एक और नाम होता है, इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। अच्छा, एक बात से खबरदार, नेगेटिव पार्टिकल्स को कैथोड रे कह रहे थे क्योंकि वो कैथोड से निकल रही थी। पॉजिटिव पार्टिकल्स को एनोड रे मत कह देना क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। एनोड रे मत कह देना क्योंकि ये रेडिएशन एनोड से नहीं निकलती। ये फर्क याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ मत मचा दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है भाई प्रॉपर्टीज में? कि ये पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिवली चार्ज के बाद दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी। ये है काइनेटिक एनर्जी एज ऑफ कैथोड। एज ऑफ कैथोड यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये पॉइंट हम कैथोड में भी पढ़ चुके हैं। ये है काइनेटिक एनर्जी, they they can increase, हाँ, they produce fluorescence, they produce fluorescence where they strike। फ्लोरेसेंस ये प्रोड्यूस कर लेते हैं जहाँ पर भी ये टकराते हैं। अच्छा, फ्लोरेसेंस के बाद काइनेटिक एनर्जी, फ्लोरेसेंस, दे दे हैव मैकेनिकल पावर, इनके अंदर मैकेनिकल पावर होती है। सिंपल सी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैकेनिकल पावर भी लाजमी सी होगी बात। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है? वो है सर चार्ज टू मास रेशो।
चार्ज टू मास रेशियो जो प्रोटॉन का यानी पॉजिटिव चार्ज का होता है वो डिफरेंट होता है। चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन्स का इज डिफरेंट फ्रॉम एनी charge to mass ratio is different from any other gas is different चार्ज टू मास रेशियो हर गैस का अलग अलग होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो था ना, गैस कोई सी भी रख लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो फिक्स आ रहा था 1.75 एक्सपोनेंट 7588 एक्सपोनेंट 8 कूलम्स पर ग्राम। सही है, वो फिक्स आ रहा था। लेकिन प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज या चार्ज टू मास रेशियो जो है ना वो अलग अलग आता है। सवाल उठता है सर क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन मास। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.76 एक्सपोनेंट माइनस 19, मास की वैल्यू होती है 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 27। और अगर बात बेटा प्रोटॉन की जाए तो प्रोटॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो होता है तो प्रोटॉन का मास 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्स ही होता है। लेकिन जो प्रोटॉन का मास है वो बेटा अलग होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर क्यों अलग क्यों होता है? तो बेटा अलग भी बताता चलता हूँ। देखो चार्ज इलेक्ट्रॉन का वही है, मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? मास है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27। ये है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का मास। अब जरा देखो चार्ज टू मास रेशियो हमेशा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा प्रोटॉन का कम होता है। बच्चे अक्सर इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का ज्यादा क्यों, उसका मास तो कम है, प्रोटॉन का ज्यादा क्यों, उसका मास तो ज्यादा है, कम है उसका मास ज्यादा तो ज्यादा है। तो बेटा मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखो एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सामने रख रहा हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी। 12 को मैं 2 से डिवाइड करूँ और 12 को मैं एक मिनट, हाँ जी 12 डिवाइड बाई 2 और ये क्या आ रहा है 12 डिवाइड बाई मान लेते हैं 4। 12 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ बेटा तो आंसर आ रहा है 6 और 12 डिवाइड बाई 4 कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 3। देखो जब डिनोमिनेटर छोटा था तो आंसर बड़ा था और जब डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो आंसर छोटा हुआ। अब एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो मास जो है वो डिवाइड में है, तो जब ये ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा वो कम आएगा। चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन्स का कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होता है, वजह मैंने आप लोगों को बता दी।
अच्छा एक बात और लिखा है कि हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशियो, सॉरी इसका पॉजिटिव रेस का चार्ज टू मास रेशियो अलग अलग क्यों होता है? इसकी भी वजह है भाई, देखो हर एटम में प्रोटॉन की तादाद अलग अलग होती है ना। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, सही है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रो अगर ऑक्सीजन गैस रखी हुई होगी तो करंट ऑक्सीजन के हिसाब से देना पड़ेगा, हाइड्रोजन गैस रखी होगी तो करंट हाइड्रोजन के हिसाब से देना पड़ेगा। इस चीज को बेटा कुछ कह रहे हैं? क्या आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर प्रोटॉन्स की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऑब्वियसली मास बढ़ता जाएगा। चार्ज तो सेम रहेगा इलेक्ट्रॉन का भी प्रोटॉन का भी, मास बढ़ता चला जाएगा तो डिनोमिनेटर जो आंसर आएगा ऑटोमेटिकली वो छोटा होता चला जाएगा। इसलिए चार्ज टू मास रेशियो में अलग अलग वैल्यूज आती है प्रोटॉन्स की, चार्ज टू मास रेशियो की अलग अलग गैसेस के लिए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि गैस पे डिपेंड नहीं करता, वो तो सिंपल एक फिनोमेना है, तो उसकी वैल्यू सेम आती है। क्लियर है बेटा? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, तो आज की बात यहीं तक रखेंगे, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।